नमस्कार दोस्तों। हम लोग शिवाजी कंप्लीट कर रहे थे और शिवाजी में हम लोगों ने क्या-क्या देख लिया है, तो उनका प्रारंभिक देख लिया है जीवन, प्रारंभिक जीवन देख लिया है और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था देख लिया हम लोगों ने, ठीक है? प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोगों ने देखा कि उनकी केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन और सैन्य व्यवस्था हम लोग देख लिए थे। इसका अगला जो है वो है हम लोग का भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है? क्योंकि भू राजस्व व्यवस्था से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जब तक हम लोग इसको कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक हमारा अधूरा ही रहता है ये सेक्शन। तो हम लोग इस वीडियो में भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित उन सभी पहलुओं पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये जो है मराठा साम्राज्य का जो है साम्राज्य विस्तार था उस टाइम का, ठीक है? तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भू राजस्व के संदर्भ में उनके पास ठीक ठाक जो है व्यवस्था थी। चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि ये मराठा साम्राज्य जो है उनका, शिवाजी का, वो दो भागों में बटा हुआ था। अ, दो भागों में बटा हुआ मतलब हम देखेंगे कि एक को मतलब कर, यहाँ पे हम लोग किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग भू राजस्व के संदर्भ में बात कर रहे हैं, भू राजस्व। और इसके पहले मैंने एक बात और बोली थी कि शिवाजी ने अपने जो उनके क्षेत्र थे, उसको उन्होंने तीन भागों में बांटा था। एक तो उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत और दक्षिण पूर्वी प्रांत। तो वो प्रशासन के स्तर पे बांटा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं भू राजस्व के संदर्भ में, ठीक है? तो भू राजस्व के संदर्भ में जब हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक क्षेत्र था जिसको हम लोग स्वराज क्षेत्र कहेंगे, और दूसरा जो है मुल्क की कदीम है, ठीक है? तो ये दो क्षेत्र हैं, यहाँ से मराठा मराठा साम्राज्य में कहीं न कहीं यहीं से भू राजस्व की वसूली होती थी। तो एक जो वसूली होती थी उसको हम लोग सरदेशमुखी कर कहेंगे, और दूसरा जो है वो है चौथ कर है, ठीक है? तो ये चौथ कर और ये सरदेशमुखी, इन्हीं दोनों को आधार बनाया गया था भू राजस्व के संदर्भ में। हम लोग अभी सरदेशमुखी के संदर्भ में कुछ पॉइंट देख लेते हैं और चौथ के संदर्भ में हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, सरदेशमुखी जो कर था ये प्राप्त किया जाता था, तो ये मराठा सरदारों से ही लिया जाता था। किससे लिया जाता था? मराठा सरदारों से। तो ये मराठा सरदारों से ही प्राप्त किया जाता था, ठीक है? इसमें ये जो मैंने 10% लिखा है, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जो मराठा सरदार थे, वो शिवाजी को जो है, या छत्रपति कह लीजिए, उनको 10% जो है अपनी आय का अपनी आय का कुल कितना 10% भाग जो है वो लोग छत्रपति को पास पहुंचा दिया करते थे। एक बात और है यहाँ पे, ये जो सरदेशमुखी कर है ना, ये एक वैध कर था। वैध का मतलब लीगल, ये एक तरीके से कोई इलीगल कार्यों में नहीं था, गलत गतिविधियों से संबंधित नहीं था। ये वैध कर था और ये छत्रपति के पास जाता था, ठीक है? दूसरा जो कर है वो है चौथ कर। चौथ कर जो है ये एक तरीके से लूट में लूट जो जो उनके क्षेत्र हुआ करते थे, जिनको हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मूल के कदीम, तो इसका मतलब है ना पड़ोसी क्षेत्र, जो पड़ोसी क्षेत्र थे उनके। तो इस पड़ोसी क्षेत्रों को कहीं ना कहीं हमले का डर हुआ करता था, ठीक है, या उन पर हमला कर दिया जाता था। तो जो ये एक तरीके से चौथ कर वसूलते थे, तो उनमें हम लोग देखते थे कि ये तो या तो जो उनके पड़ोसी क्षेत्र थे, या तो हमले से बचने के लिए ये कर देते थे, या ये लूट लेते थे वहाँ पे, ठीक है? तो जो मराठा सरदार हुआ करते थे, तो जब ये लूट लेते थे, तो लूट का जो आय इनको प्राप्त होता था, उसका 1/4 हिस्सा जो है ये छत्रपति के पास चला जाता था, ठीक है? तो ये जो है इसकी हम कहें कि ये एक अवैध था, इसकी वैधता प्राप्त नहीं थी, ठीक है? तो ये इसकी वैधता प्राप्त नहीं थी, ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि जो मराठा राज्य थे जहाँ से भू राजस्व की वसूली होती थी, एक स्वराज क्षेत्र था, दूसरा मुल्क के कदीम था जिसे हम लोग पड़ोसी क्षेत्र कह सकते हैं। स्वराज क्षेत्र से सरदेशमुखी कर जो है लिया जाता था, जो मराठा सरदारों से लिया जाता था, उनकी आय का 1/10% हुआ करता था, ये एक वैध कर था, ठीक है? दूसरा है मुल्क के कदीम। मूल के कदीम
ये जो उनके पड़ोसी क्षेत्र थे ये अपने हमलों से बचने के लिए या जब हमला कर दिया जाता था तो वहाँ से जो आय प्राप्त होती थी उसका 1/4 हिस्सा जो है ये छत्रपति को जाता था और ये जो है एक अवैध अवैध था, मतलब हम कह सकते हैं कि इसको वैधता प्राप्त नहीं थी भू राजस्व के संदर्भ में। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो चौथ था, चौथ चौथ कर जो था, इसके कुछ हिस्से अंश जो है ना कई लोगों में बँटते थे। तो वो किन-किन लोगों में बँटते थे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? तो ये जो चौथ चौथ कर था, चौथ कर, इसका जो अंश है विभिन्न मराठा सरदारों में बँटता था। तो किनके पास जाता था? तो एक था पहला मोकस, यानी जो ये बँटता था उसमें हम कहेंगे कि ये जो कर था ये बढ़ता था। तो पहले जिनको जाता था वो वो उस हिस्से का नाम था क्या? मोकस। और ये किसको जाता था? तो ये जाता था मराठा सरदार को। ठीक है। इसका हिस्सा कितना था? तो 66% था। ठीक है। दूसरा जो कर था उसको हम लोग बावती बोलेंगे। बावती कर वो इसी का अंश हुआ करता था। तो जो बावती है ये किसको जाता था? तो ये जाता था आपको छत्रपति को और इसका हिस्सा कितना था? 22%। ठीक। और तीसरा जो है वो है सहोत्रा। ये जो सचिव हुआ करते थे उनको जाता था सचिव को और ये हिस्सा कितना था? 6%। ठीक है। और अंत में जो है वो है नादगुंडा। ये नादगुंडा जो है ये छत्रपति के विवेक पे छोड़ दिया जाता था 3% जो था। ठीक है। तो हम लोगों ने इसको भी देख लिया नादगुंडा। अब देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछेगा एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, कर के संदर्भ में पूछ सकता है, उसके यहाँ से जो मैंने 4 पॉइंट डिस्कशन किए यहाँ से भी वो पूछ सकता है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि जो भू राजस्व व्यवस्था थी शिवाजी का, शिवाजी ने क्या किया था? अन्नाजी दत्तो, अन्नाजी दत्तो कौन थे? तो ये इनके बारे में जब आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि जो दक्षिणी प्रांत हुआ करता था इनका शिवाजी का, उसका ये प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है। तो अन्नाजी दत्तो के ही नेतृत्व में या इनके अधीन क्या किया गया था? व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया गया था। और ये व्यापक भूमि सर्वेक्षण के साथ साथ क्या किया गया था? मापन की इकाई के लिए काठी या मुठी का प्रयोग किया गया था। तो हम लोग यहाँ पे भी देख लेंगे कि काठी और मुठी का मतलब क्या है। तो ये मापन की इकाई है। मापन की इकाई क्या है यहाँ पे? काठी या इसी को हम लोग मुठी बोलेंगे। ठीक है। तो 20 काठी जो है ना ये 1 बीघा के बराबर होता था। 20 काठी जो है ये 1 बीघा के बराबर होता था। और 120 बीघा जो होता था वो 1 चावर के बराबर होता था। ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। मापन की इकाई जो है वो है काठी या इसको हम मुठी कह सकते हैं। ठीक है। शिवाजी ने इसकी शुरुआत की थी। अब हम लोग देखेंगे कि जो शिवाजी थे वो जब भू राजस्व की वसूली कर रहे थे तो उस दौरान जब उनकी प्रारंभिक स्थिति थी तो प्रारंभ में वो 33% जो है वसूलते थे। जो भी भू राजस्व जो भी उत्पादन होता था उसका 33% जो है ये भू राजस्व की वसूली करते थे। लेकिन बाद में चूंकि परिस्थितियां बदल गईं, जरूरतें ज़्यादा होने लगी, सैनिक खर्च बढ़ गए। ठीक है। और भी कई सारे प्रशासनिक स्तर पे जब खर्च बढ़ रहे हैं तो उन्होंने भू राजस्व को बढ़ा के क्या कर दिया? 33 से 40% कर दिया। ठीक है। तो ये याद भी रखिएगा। अब ये जो इनको प्राप्त होते थे ये कैसे थे? तो ये नगद भी थे, सॉरी नगद और अनाज दोनों के रूप में। तो जो भू राजस्व की वसूली होती थी, भू राजस्व की वसूली ये नकद नकद और वसूली, सॉरी अनाज, अनाज के रूप में यानी दोनों के रूप में होती थी। तो प्रश्न कई बार इस तरीके के पूछे हैं कि जो भू राजस्व की वसूली थी वो केवल नगद ही रूप में किया जाता था या केवल अनाज के रूप में। तो याद रखिएगा कि दोनों के रूप में होता था। ठीक है। अब जो शिवाजी थे ये लगान वसूलने के लिए किस तरीके की पद्धति का प्रयोग कर रहे थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी पढ़े, सॉरी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कह रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भू राजस्व नीतियां हैं वहां पे भी हम लोग देखेंगे कि रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और एक अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लाई गई थी। तो लगान वसूल की जो प्रक्रिया थी शिवाजी का वो रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। पटेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि पटेल जो है क्या करते थे? तो पटेल एक तरीके से गांव का मुख्य अधिकारी होता था। इसको हम लोग पाटिल के नाम से भी जानते थे। ठीक है। ये पहले वाले भी मैंने डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग इस पे। तो एक बार देख लीजिएगा।
और आप ये जो भी है मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसको जरूर पिछला वाला वीडियो आप लोग जरूर जाके देखा करिए, ठीक है। जो शुरुआत में मैंने शिवाजी का जो पहला वीडियो बनाया है उसको आप लोग जरूर देखिए, उसके बाद आप दूसरा वीडियो देखिए और फिर तीसरा और फिर ये वीडियो देखिए। तब जाके आप लोग का ना एक व्यवस्थित पूरा मराठा कह लीजिए या पूरा शिवाजी का टॉपिक तैयार हो पाएगा। बीच में वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि कोई चीजें कनेक्ट ना हो पाए, लेकिन एक बार जब पूरा वीडियो आप देखते हैं तो ये संपूर्णता के साथ आपके पास पूरी जानकारी आती है, ठीक है। तो ये जो पाटिल है, ये पटेल जो है इसको पाटिल के नाम से भी जानते थे, और ये गांव का मुख्य अधिकारी हुआ करते थे। ये क्या करते थे, जो कर संबंधी कार्य था, कर संबंधी कार्य, ठीक है, और न्याय संबंधी कार्य, ये कर संबंधी और न्याय, ये दोनों संबंधी कार्य और न्याय, इन दोनों कार्यों को जो है कौन देखता था, तो पटेल या पाटिल देखते थे। अगला जो है वो कुलकर्णी, तो कुलकर्णी क्या करते थे, तो कुलकर्णी जो थे ये ग्राम की जो भूमि होती थी, यानी गांव की जो भूमि होती थी उसकी जो है ये देखभाल करते थे, ठीक है, या लोक लेखा जोखा करते थे, ऐसे कह लीजिए, लेखा जोखा करते थे, ठीक है। इसके नीचे भी मैंने बताया था कि चौगुल होते थे जो कुलकर्णी के कार्यों को देखते थे कि उनका लेखा जोखा जो है वो कैसा है, सही है गलत है। इसके अलावा 12 अलूटे और बलूटे थे, तो वो मैं पिछले टॉपिक में भी डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हम सारी चीजें डिस्कशन कर चुके हैं। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, देखिए पूरा जो मराठा था, ठीक है, मराठा साम्राज्य जहाँ तक उनका विस्तार था, तो आप देखेंगे कि भू राजस्व वसूलने के लिए उन्होंने अपने पूरे क्षेत्रों को दो भागों में बांटा था। एक तो पड़ोसी क्षेत्रों से वो कर वसूलते थे, और दूसरा जो सर देशमुखी थे जो एक तरीके से जमींदार हुआ करते थे, ठीक है। तो इनसे भी आय लिया जाता था, जो उनकी आय का 10% था। दूसरा चौथ कर हम बोलेंगे, तो चौथ कर को एक तरीके से एक भाषा में, एक शब्द में, अगर एक लाइन में बोलें तो कह दीजिए कि लूट कर था ये, लूट या हमला कर था, ठीक है। हमला करके या लूट करके वहां के क्षेत्रों का क्या किया जाता था, जो आय प्राप्त होती थी उसका 1/4 हिस्सा छत्रपति को दे दिया जाता था, ठीक है। ये वैध कर था और ये अवैध कर था। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो चौथ वसूल किए जाते थे उसके हिस्से को कई लोगों में बांट दिया जाता था। तो एक तो है आपका मोकस, दूसरा है बावती। देखिए बावती का मतलब अगर याद रखेंगे ना तो बावती से 22 याद हो जाएगा आपको। मोकस जो है 66 है, और सहोत्रा जो है ये 6% है, नादगुंडा जो है ये 3% है। मोकस जो है ये मराठा सरदार में बढ़ता था, बावती जो होता था ये छत्रपति को जाता था, और सहोत्रा जो है 6% ये सचिव को जाता था, ठीक है। नादगुंडा जो था ये छत्रपति के विवेक पे छोड़ दिया जाता था कि वो क्या करेंगे इसका। इसी तरीके से हम लोगों ने भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में देखा कि जो अन्नाजी दत्ते थे उनके नेतृत्व में भूमि की व्यापक सर्वेक्षण करवाया गया, और मापन की इकाई के लिए काठी या मुठी शब्द का प्रयोग किया गया। 20 काठी जो है 20 काठी जो है 20 काठी जो वह है 1 बीघा के बराबर होता था, और 120 बीघा जो है 1 चावल के बराबर होता था। प्रारंभ में शिवाजी ने 33% जो है भू राजस्व की दर निर्धारित की, और बाद में जैसे कि सैनिक खर्च या और भी सारी चीजें जब बढ़ने लगी तो उनको इन्होंने 33% कर दिया, ठीक है। लगान वसूली जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के आधार पे करते थे। पटेल के बारे में हमने बात कर लिया कि ये कर और न्याय संबंधी कार्य करते थे। कुलकर्णी जो है ये भूमि की लेखा जोखा करते थे, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से भू राजस्व व्यवस्था में इतने मेन आते हैं शब्द जिनको हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि मराठा में कुछ शब्दावलियां हैं जिनके बारे में यहाँ पे चर्चा मैं नीचे किया हूँ। आप लोग बारी बारी से एक एक चीज को ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि मान लीजिए पुतनिस का संदर्भ, पुतनिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो शाही खजाने की देखरेख के लिए इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग जब प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे तो देखेंगे कि कई बार इस तरीके के प्रश्नों को आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे काम विस्तार का मतलब क्या है, तो ये बड़े प्रांतों के सूबेदार हुआ करते थे। मामलतदार का मतलब क्या है, ये छोटे प्रांतों के सूबेदार थे। पोतनीस कौन थे, तो ये जो शाही खजाना होता था उसकी देख रेख करते थे, ठीक है। और उसके बाद कारखाना भी जो है ये कारखाना, कारखाना से ये संबंधित है, तो वैसे भी संबंध में याद हो जाएगा आपको, ये अन्न भंडार का जो है प्रभारी हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद अगला शब्द जो है कुर्जा पट्टी, ये एक तरीके से आपातकालीन कर था। आपातकालीन का मतलब है कि राज्य में जब कोई किसी तरीके से मान लीजिए कोई आपातकाल आ गया तो उस दौरान जो है इस कर को लगाया जाता था।
फितना जो है ना, ये एक प्रक्रिया होती थी। इसमें क्या किया जाता था कि जो उनके क्षेत्र थे उनमें फूट या मनमुटाव जब इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती थी, या उत्पन्न करके उसके राज्य को अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता था, तो ये एक तरीके से साम्राज्य विस्तार की क्या थी, एक प्रक्रिया थी। हजूर दफ्तर का क्या मतलब है, ये एक सचिवालय हुआ करता था। तो ये किसका सचिवालय था, तो ये पूना में था। पूना में सचिवालय था, किसका, पेशवा का। याद रखिएगा, पेशवा का पूना में क्या था, सचिवालय था। मिरासदार का क्या मतलब है, तो ये भूमि पर जो वंशानुगत स्वामित्व होता है, ठीक है, उस तरीके के रखने वाले वर्ग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिरासदार बोलते हैं। यानी ऐसी भूमि जिस पे नियंत्रण जो क्या हो, उस पे जो स्वामित्व यानी उसका जो मालिक है, उसका जो हकदार है, वो क्या हो, वंशानुगत रूप से निर्धारित होता है। तो ऐसे वर्ग को हम क्या बोलेंगे, मिरासदार बोलेंगे, मिरासदार। वतन क्या है, तो वतन एक तरीके से सेवा के बदले में ये भूमि दी जाती थी, ठीक है। सेवा के बदले में हम सॉरी बदले में भूमि अनुदान दी जाती थी, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये अनुदान भूमि थी, अनुदान भूमि थी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वतन बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लोग ज़रूर जो है पिछला वीडियो जाके देखिए, उसके बाद उसके अगला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, तो आपको एक पूरी संपूर्णता नज़र आएगी पूरे टॉपिक में। अब हम लोग इसमें एक चीज़ और टॉपिक छूट रहा है, तो वो मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपको उतना पूछा नहीं गया है उस सेक्शन से, लेकिन फिर भी आप लोग जो है ना उसको एक बार कर लेंगे। देखिए उसमें क्या-क्या है, तो उसमें शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हैं उन्हीं का नाम है। शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो जो शिवाजी के उत्तराधिकारी हैं, उनमें अगर मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है संभाजी का। मैं नोट डाउन करवा दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए इसको। उसके बाद है राजा राम। राजा राम के बाद है शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय या ताराबाई, ठीक है। इसके बाद है साहू जी। और हम लोग देखेंगे कि साहू जी के बाद ही कहीं ना कहीं मराठा साम्राज्य में पेशवा की भूमिका बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, और इनका नियंत्रण भी एक तरीके से ज़्यादा भूमिका बढ़ जाती है। तो अब जो आगे आएंगे वो सब क्या होंगे, पेशवा के नाम से जानेंगे। और पेशवा का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अब कौन कौन पेशवा हुए हैं, तो सबसे पहला जो पेशवा थे उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद जो पेशवा बने उनका नाम था बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। और इन्हीं पे जो मूवी बनाई गई है बाजीराव मस्तानी, आप लोग देखे होंगे अगर याद आ रहा होगा तो आप लोग को, ठीक है। बाजीराव प्रथम के बाद जो है बालाजी बाजीराव का नाम आता है, बालाजी बाजीराव, ठीक। और यहीं तक हम लोग अपनी तैयारी के दौरान इतना ही पढ़ते हैं और इतना पर्याप्त होता है, ठीक है। एक और फैक्ट है जो आपको याद रखना है इसमें। आपको पता है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, आपको पता है कि अफगान का जो शासक था उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। और ये किसका उत्तराधिकारी था, तो ये नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। नादिर नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। नादिर शाह आपको पता है कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे, मोहम्मद शाह के टाइम पे ये क्या किया था, आक्रमण किया था दिल्ली में, और तख्त ताउस यहाँ से उठा के लेके गया था, ठीक है। और बहुत दिल्ली में कत्लेआम मचाया था, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो नादिर शाह का ही उत्तराधिकारी था कौन, अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली से ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है, जिसे जो मराठा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। ये कौन था, ये तो अफगानी था, याद रखिएगा। तो मेरे तरफ से जो फैक्ट थे वो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। एक फैक्ट और है कि प्रश्न के रूप में पूछा है, यूपी पीसीएस में ये प्रश्न पूछा है कि मराठों के उत्कर्ष के लिए क्या कारण थे, है ना। मराठों के उत्कर्ष का कारण क्या था,
तो जब भी कारण में इस तरीके के प्रश्न पूछे तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होता है, क्योंकि किसी की भी उत्पत्ति के अगर कोई कारण पूछता है तो सिर्फ़ कोई एक कारण नहीं होता है, ठीक है? तो उसमें हम कह सकते हैं कि एक तरीके से भौगोलिक सुरक्षा जो है उनका एक कारण था उनकी उत्पत्ति में। दूसरे कारण को हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक जागृति थी, राजनीतिक राजनीतिक जागृति। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि उच्च नेतृत्व शक्ति और एक जो है लास्ट है वो है धार्मिक चेतना। तो ये 4 जो है कहीं न कहीं मराठों की उत्पत्ति के कारणों में हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है? तो मैंने पूरे सेक्शन को कंप्लीट कर दिया अपनी तरफ से। तो इसका पार्ट 1 जो मैंने शिवाजी फर्स्ट बनाया था, उसके बाद हम लोगों ने प्रशासनिक व्यवस्था देखा दूसरा पार्ट, और तीसरा जो है ये भू राजस्व व्यवस्था। तो आप लोग ज़रूर जब भी आप वीडियो देखा करिए तो तीनों को देखिए, और तीनों जब आप देखेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँगी और पूरी एक तरीके से मराठा साम्राज्य आपको कंप्लीट नज़र आएगा, है ना? तो आप ज़रूर इसको देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगता है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है? ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे कि हम इस तरीके के टॉपिक को है पूरा कवर कराएँ। क्योंकि यूट्यूब पे कभी भी आप देखिएगा कि जब भी कोई पढ़ाता है, तो वो आपको संपूर्ण चीज़ें नहीं मिलती हैं। दुनिया भर की चीज़ें आपको डाल दी जाएँगी, और इस पूरे वीडियो को जितना मैंने ये पूरा कंप्लीट करा है जितने कम समय में, आप देखेंगे कि कहीं न कहीं इस पूरे टॉपिक को पढ़ाने के लिए 3-3 4-4 घंटे के क्लास लगे हैं। तो हम 4-4 घंटे 5-5 घंटे अगर यूट्यूब पे पढ़ेंगे तो हम किताबों को कब पढ़ पाएँगे? तो यहाँ पे आपको पढ़ने का मतलब है रिवीजन। अगर आप किताबों को पढ़ते हो तो आप इसको रिवीजन के तौर पे देखा करिए, ठीक है? जब कोई बताता है आपको कोई बात तो वो सुना भी जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें सुनने से तैयार होती हैं, ठीक है? हम किताबों को पढ़ते हैं लेकिन जब हम वही बात किसी से सुन लेते हैं तो वो और मुझे याद हो जाता है, ठीक है? तो आप इस बात को भी ध्यान में रख के कि यूट्यूब पे उतना ही चीज़ों को एनालाइज़ करिए जो आपके काम के लिए हों, ठीक है? तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत कम समय में सारी चीज़ें कंप्लीट कराने का प्रयास किया है, और आप लोगों ने देखा भी। और वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगला जो भी हम वीडियो लाएँगे, कोई नए करंट के टॉपिक्स हम लेकर आएँगे जो कहीं न कहीं चर्चा में है, ठीक है? और वो एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होगा, तो वैसे ही टॉपिक को हम लेकर आएँगे। तो मैंने शिवाजी को लिया था, तो मैंने शिवाजी का पूरा कंप्लीट किया टॉपिक। आगे जब हम किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तो वो कोई न कोई करंट का ही चर्चा होगा, करंट का ही मुद्दा होगा जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, नमस्कार।